dimensions of physical quantity. हमारे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस क्या है और उनको कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो कोई भी आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो नेचर है वो उसके डायमेंशन से पता लगता है, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं कि नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज described by its dimension. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका नेचर उसके फिजिकल डायमेंशन से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ है कि टाइम है, ठीक है, या वो फिजिकल क्वांटिटी फिर हमारा मास है, तो क्या है वो फिजिकल क्वांटिटी, उसका नेचर कैसा है, या वो इलेक्ट्रिक करंट है, तो उसका नेचर हम पता कर सकते हैं उसके डायमेंशन से, या फिर वो कॉम्बिनेशन है लेंथ और मास का, वो सब चीज़ें हम उसके डायमेंशन से पता करेंगे। तो जितने भी पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो डिराइव्ड यूनिट से एक्सप्रेस की जा रही है, उनको हम लिख सकते हैं एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी जो डिराइव्ड यूनिट से एक्सप्रेस किए जाते हैं, उनको हम एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सब फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर उनको उनके कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है तो फिजिकल क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस हमें पता है और हम उसको निकाल सकते हैं। तो डायमेंशंस जो है वो कैसे लिखा जाएगा, डायमेंशंस को डिस्क्राइब करेंगे एक बॉक्स से, राइट, एक ब्रैकेट से, एक स्क्वायर ब्रैकेट से। तो एक स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैं इनक्लोज कर दूंगा उस चीज़ को तो वो डायमेंशन बन जाएगा। तो हमारे पास जो है, हमने 7 बेस क्वांटिटी पढ़ी थी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसके बाद क्या था, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी, और एक और क्वांटिटी क्या था हमारा, 4 to 6 एंड वन लास्ट वन है हमारा जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इनके डायमेंशन कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे, तो लेंथ का जो डायमेंशन है उसको लिखेंगे L इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, मास को हम लिखेंगे M से, टाइम को T से, ये इनके डायमेंशन है, इलेक्ट्रिक करंट A से, टेम्परेचर को हम लिखेंगे केल्विन से K, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो इनके डायमेंशन हो गए, ठीक है, बेस क्वांटिटी के डायमेंशन। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसका जो डायमेंशन है ये तो बेस क्वांटिटी का है, लेकिन इन जनरल अगर मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, सो जनरल डेफिनेशन देखें, सो जनरली हम कैसे डिफाइन करते हैं डायमेंशन को। सो डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन जो है वो क्या है, जो बेस क्वांटिटी है उनको कितनी पावर से रेज किया गया है वो उसका डायमेंशन हो जाएगा। सो जो बेस क्वांटिटी है उन बेस क्वांटिटी को
कितनी पावर से रेज किया हुआ है वो रिप्रेजेंट करेगा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। सो मैं फिर से लिख देता हूँ इस डेफिनेशन को। द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी is given as the powers to which the base quantities are raised to represent that physical quantity। तो कोई वो जो फिजिकल क्वांटिटी है उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि उसको दिखाने के लिए जो बेस क्वांटिटी है उसको कितनी पावर से रेज करना पड़ेगा, वो बन जाएगा उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। ठीक है, देखिए लेंथ है, जैसे कि लेंथ हमने देखा उसका डायमेंशन क्या है L। वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा। देखिए वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ लेंथ क्यूब, यानी कि लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो वॉल्यूम बन जाता है। तो यानी कि 3 बार लेंथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि L के 3 डायमेंशन आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा L3। क्योंकि मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ दोनों ही रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। मोस्टली आप क्या देखेंगे, जनरली सिर्फ हम मास लेंथ और टाइम के फॉर्म में ही लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने मैकेनिक्स में हमारे पास जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आएंगे वो फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ 3 डायमेंशन से ही हम लोग डिनोट कर सकते हैं, लेंथ, मास और टाइम से। तो हमें सिर्फ लेंथ, मास और टाइम ही चाहिए हैं, हमें बाकी क्वांटिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, एटलीस्ट मैकेनिक्स में नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैकेनिक्स में नहीं चाहिए तो इनको हम ड्रॉप कर सकते हैं, हमें इतना ऐसे अननेसेसरी इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको शॉर्ट में सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं M0 L3 T0, और इसको फर्दर शॉर्ट में लिखा जा सकता है L3। L3 का मतलब खुद ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पे M का डायमेंशन 0 है, टाइम का डायमेंशन भी 0 है, लेंथ का डायमेंशन 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि वॉल्यूम के अंदर मास का डायमेंशन 0, लेंथ का डायमेंशन 3, टाइम का डायमेंशन 0। ओके, लेकिन अगर कोई दूसरी क्वांटिटी है, जैसे वॉल्यूम देखा फॉर एग्जांपल, ऐसे ही मान लो फोर्स है, फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आगे पढ़ेंगे इसको, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास जो है हमारा क्या है, मास का तो मास डायमेंशन है m, और एक्सेलरेशन होता है वो होता है लेंथ बाई टाइम स्क्वायर। ठीक है, यानी कि फोर्स दो मास इंटू एक्सेलरेशन, अगर इसके आपकी यूनिट देखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है एक्सेलरेशन की यूनिट, और मास की यूनिट होती है मीटर। तो आप यूनिट से भी डायमेंशन देख सकते हैं। तो अब ये भी एक तरीका है, मास इंटू एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन हो गया लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। तो मास के लिए M1 एक डायमेंशन, लेंथ के लिए L1। अब T जो है नीचे था ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि ये है M1 L1 T-2, M1 L1 T-2, और सिंपली आप इसको लिख सकते हैं ML-T-2। जब ऊपर डायमेंशन मेंशन नहीं कर रखा तो इसका मतलब 1 डायमेंशन है। अगर वो पैरामीटर है ही नहीं वहाँ पे, इसका मतलब 0 डायमेंशन। जैसे लेंथ L3 लिखा हुआ था तो यहाँ पे मास और टाइम नहीं थे, इसका मतलब ऑटोमेटिकली उनकी पावर 0 है।
लेकिन यहाँ पे m और l लिखे हुए हैं तो यानी कि इनके डायमेंशन 1 1 है दोनों के। तो ये हो गया आपका फोर्स, इसका डायमेंशन। दूसरा आप यूनिट से भी पता कर सकते हैं, अगर आपको उस पैरामीटर की यूनिट पता है, जैसे मुझे मास की यूनिट फोर्स की यूनिट पता थी, फोर्स होता है न्यूटन में, और न्यूटन को मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स को। तो मास हो गया उसके लिए जो है kg, और एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो kg मास के लिए है तो m1 हो गया, मीटर लेंथ के लिए तो l1 हो गया, सेकंड टाइम के लिए तो -2 हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा ये क्या था, इसका यूनिट kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन भी लिखते हैं। ठीक है, इस यूनिट को हम आगे देखेंगे कि मोस्टली फोर्स को हम न्यूटन में लिखते हैं। तो ये आपने देख लिया डायमेंशन, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप इन बेस क्वांटिटी की पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैंने बताया मोस्टली आपको मैकेनिक्स में सिर्फ 3 ही बेस क्वांटिटी चाहिए होंगी, लेंथ, मास और टाइम। इन तीनों की पावर की फॉर्म में आप कोई भी और फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा लेंथ, वॉल्यूम L3 और m0 L3 T0, और फोर्स देखा हमने m1 L1 T-2। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने देखना है वेलोसिटी, मान लो ओके, सो वेलोसिटी होगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब जो स्पीड है, अगर डायमेंशंस देखें तो स्पीड और वेलोसिटी के सेम डायमेंशन ही होंगे। वैसे वेलोसिटी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट नॉर्मली देखा जाए तो स्पीड का डायमेंशन ही होगा। सो यहाँ पे आपके 2 चीज़ें इन्वॉल्व है, डिस्टेंस है और टाइम है वेलोसिटी में। तो डिस्टेंस हो गया L, टाइम के लिए हो गया T, और ये हो जाएगा L-T-1। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, जब डायमेंशन की बात की जा रही है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट ज़रूर लगाना है। जब आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो वो डायमेंशन तब तक वो पूरा नहीं होगा। तो ये हो गया L-T-1, या इसको मैं लिख सकता हूँ m0 L1 T-1, सेम ही चीज़ है, L1 T-1, तो यानी कि L-T-1, और m नहीं है तो वहाँ पे m0 है ऑलरेडी, ये तो अंडरस्टूड है। तो ये हो गया आपका डायमेंशन कैसे लिखेंगे। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है आप उसको डिनोट कर सकते हो इन डायमेंशन की फॉर्म में, बेस क्वांटिटी के डायमेंशन के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पे सीख ली है। अब आता है कि डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तो डायमेंशनल फार्मूला कुछ नहीं है, सिंपल आपका ये जो एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन आपका कहलाता है डायमेंशनल फार्मूला। सो ये इसका डेफिनेशन जो अगर लिखें तो क्या है, द एक्सप्रेशन which shows how and which of the base quantities represent the dimension of a physical quantity। तो यानी कि वो एक्सप्रेशन है जो एक्सप्रेशन ये बताता है कि किस तरीके से और कौन सी बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को। ठीक है, उसको कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो यानी कि हमने देखा अभी ऊपर वेलोसिटी जो था वो था L-T-1, तो ये क्या है, ये डायमेंशनल फार्मूला है L-T-1 वेलोसिटी का। क्योंकि ये फार्मूला जो है, ये डायमेंशनल फार्मूला क्यों है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरीके से बेस यूनिट, यानी कि बेस यूनिट क्या है, लेंथ और टाइम दोनों बेस यूनिट है, बेस यूनिट किस तरीके से हमारे इस वेलोसिटी जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये L-T-1 जो फार्मूला है
इसको हम बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फार्मूला। सिमिलरली लेंथ का जो फार्मूला था वो था m0 L3 T0, ओके। सब तो ये डायमेंशनल फार्मूला है। तो जब मैं कहता हूँ कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी आपको बोलता हूँ कि उसका डायमेंशनल फार्मूला बताइए, तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे फोर्स देगा, अभी मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, से आपका है एनर्जी है, मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² फॉर्मूला होता है। लेकिन इस काइनेटिक एनर्जी को मैं मास, लेंथ और टाइम के डायमेंशन में कैसे लिख सकता हूँ, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा हाफ, देखिए कोई नंबर है, उस नंबर का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, ये फैक्टर है तो इसका कोई कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, mv², m क्या है, मास, m0, v क्या, वेलोसिटी हमने देखा था LT-1 है, तो यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा, सॉरी m0 नहीं m1 होगा, m1 L2 T-2, ओके। ये हो गया m1 L2 T-2, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको अगर मैं मास, लेंथ और टाइम के पावर की फॉर्म में लिखता हूँ और ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, तो वो उसका डायमेंशनल फार्मूला बन जाता है। अब ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया, अब आता है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, देखिए डायमेंशनल इक्वेशन सिर्फ क्या है, एक इक्वेशन है जो उस फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला से रिलेट करती है, इक्वेट करती है। सो ये क्या है, an equation which equates the physical quantity with its dimensional formula। तो हमने देखा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ये था, ठीक है। लेकिन अब मुझे अगर डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपने काइनेटिक एनर्जी को भी डायमेंशन में ऐसे बंद कर देना है। ये आपका डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। तो यानी कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, उस फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ बता रही है कि काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो इसके इक्विवेलेंट है। तो ये डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा। और जब तक आप इसको काइनेटिक एनर्जी को ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे, वो डायमेंशनल फार्मूला रहेगा। जब इसको बंद कर दिया, दोनों साइड में ब्रैकेट्स सब, तो ये बन जाता है आपका डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। अब देखते हैं कि ये डायमेंशनल इक्वेशन तो ठीक है, अभी जो हमारा है, जो एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन क्या होगा डायमेंशनल इक्वेशन का। देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डायमेंशनल इक्वेशन का या डायमेंशनल एनालिसिस का। एंड इट्स एप्लीकेशन, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आपने देखा पहला एप्लीकेशन जो है वो ये है कि आप देख सकते हो कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। ओके, बिफोर दैट एक चीज़ देखते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सेम क्वांटिटी यानी कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटी ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ओके। सो पहला है कि फिजिकल क्वांटिटीज
of same dimension can be added or subtracted. तो जो फिजिकल क्वांटिटी है जिनके डायमेंशन सेम है उसी को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक, जैसे अब मास है, मास के अंदर से ही मास घटा सकते हैं। ठीक है, मास के अंदर से लेंथ नहीं घटा सकते हैं क्योंकि लेंथ और मास के अलग अलग डायमेंशन है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, ये दोनों ऐड नहीं किए जा सकते हैं। तो जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो सेम डायमेंशन होंगे तभी हो पाएगा वो। ओके, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है कंसिस्टेंसी बताता है इक्वेशन की। कंसिस्टेंसी कैसे बताते हैं कि आपका जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, कोई इक्वेशन दिया हुआ है मान लीजिए, तो इक्वेशन में कि इक्वेशन जो है वो वैलिड कब है, सेम ऑन बोथ साइड। देखिए, अगर आपका कोई इक्वेशन दिया हुआ है और आपको चेक करना है कोई इक्वेशन वैलिड है कि नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, आप दोनों तरफ डायमेंशन चेक करेंगे। अगर दोनों साइड डायमेंशन सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड LHS एंड राइट हैंड साइड जो हमारा RHS, अगर दोनों में डायमेंशन सेम है तो वो वैलिड इक्वेशन है, अगर नहीं है तो वैलिड इक्वेशन नहीं है। ये पहली और नेसेसरी कंडीशन है इक्वेशन करेक्ट होने की, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। लेकिन अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में डायमेंशन सेम है फिजिकल क्वांटिटीज़ के, तो वो इक्वेशन करेक्ट है। इक्वेशन करेक्ट है, लेकिन वो ट्रू है कि नहीं है वो एक सेकेंडरी चीज़ है। सो अगर लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन ठीक है तो डायमेंशनली करेक्ट है। जो कि आपका फर्स्ट स्टेप है इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करेगा कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। तो आप सिंपली क्या करिए, उसके डायमेंशन देखिए, दोनों साइड अगर डायमेंशन मैच कर रहे हैं तो डायमेंशनली करेक्ट है, अगर वो मैच नहीं कर रहे तो इक्वेशन ही गलत है, वो सही हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या इक्वेशन ट्रू होगी? नॉट नेसेसरी। इफ इक्वेशन इज dimensionally correct, then it is not guaranteed that equation will be correct। देखिए, इक्वेशन गलत हो सकती है, अगर उसके डायमेंशन ठीक है तो इक्वेशन जरूरी नहीं कि करेक्ट ही हो सकता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो सही नहीं हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर गलत आ रहे हों। कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो जिनके डायमेंशन नहीं होते, जैसे एंगल है, एंगल इन्वॉल्व हो रहा है किसी साइड में, ठीक है, उसके डायमेंशन नहीं है तो वो लगेगा कि डायमेंशनल तो करेक्ट आ रही है लेकिन उसमें एंगल नहीं आना चाहिए था, लेकिन एंगल आ गया है तो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है। तो फैक्टर है जो भी हमारे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एंगल हो गया, तो ये ऐसी चीज़ें हैं इनके डायमेंशन नहीं होंगे, लेकिन अगर आप उसको डायमेंशनली चेक करते हो और फिर देखते हो कि हाँ डायमेंशन ठीक आ रहे हैं तो इक्वेशन करेक्ट होगा कि नहीं, नॉट नेसेसरीली कि वो करेक्ट होगा, गलत भी हो सकता है। लेकिन ये पहला स्टेप है कि अगर इक्वेशन करेक्ट होना है तो उसको डायमेंशनली करेक्ट होना पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप है। अगर इक्वेशन का डायमेंशन ही करेक्ट नहीं है तो वो इक्वेशन करेक्ट नहीं है, वो डेफिनेटली गलत है। तो ये एक सिंपल और क्विक मेथड है। अगर आपको चेक करना है, आपने कुछ डेरिवेशन किया और डेरिवेशन में आप कंफ्यूज हो कि वो इक्वेशन सही से डिराइव हुई है कि नहीं हुई है, वो क्वांटिटी, अगर वो क्वांटिटी सही से डिराइव हुई कि नहीं, तो आप उसका क्विक चेक कर सकते हो
कि इसके डायमेंशन मैच कर रहे हैं कि नहीं, दोनों साइड में डायमेंशन मैच कर रहे हैं तो यानी कि वो करेक्ट है। लेकिन वो बिल्कुल करेक्ट है एग्जैक्टली कि नहीं है वो आप मैंने जैसे बताया कि नहीं कह सकते हो। कभी कभी ऐसा लगे कि डायमेंशन सही आ रहे हैं लेकिन इक्वेशन गलत है, वो सही नहीं हो सकती। ठीक है, तो क्विक टेस्ट क्या हो गया, अगर कंसिस्टेंसी देखनी है, अगर इक्वेशन फेल कर गया कंसिस्टेंसी डायमेंशन कंसिस्टेंसी को, तो गारंटी है कि वो गलत ही इक्वेशन। लेकिन अगर वो कंसिस्टेंसी के टेस्ट को पास कर गया इक्वेशन, ठीक है, तो ये प्रूव नहीं हो जाएगा कि करेक्ट है, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप है कि वो बताएगा कि इक्वेशन करेक्ट हो सकती है। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए कि इक्वेशन दे दिया है एक एग्जांपल में, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, और बोले हैं कि यहाँ पे ये बताइए इस इक्वेशन में कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, डायमेंशनली चेक करिए कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी कि नहीं तभी होगा जब दोनों तरफ डायमेंशन मैच करेंगे। ठीक है, सो एम यहाँ पे मास है, वी वेलोसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एच हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखते हैं डायमेंशन, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसके डायमेंशन क्या आएंगे, देखिए एम मास है, एक डायमेंशन हो गया, वेलोसिटी जैसे मैंने बताया एल टी माइनस वन होता है लेकिन उसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये हो जाएगा एम वन एल वन टी माइनस टू। राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में एम जी एच, तो यहाँ पे एम जी एच यानी कि मास आ रहा है, एक डायमेंशन हो गया, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगेन एक्सेलरेशन है तो एल टी माइनस टू इसका डायमेंशन है। ठीक है, और हाइट क्या है, हाइट आपका लेंथ ही बेसिकली मेजर कर सकते हैं एल में, तो एल एक डायमेंशन हो गया, तो कितना हो जाएगा एम वन, देखिए एक लेंथ यहाँ पे, एक लेंथ यहाँ, दो लेंथ हो गया, एक यहाँ पे टी माइनस टू हो गया। ठीक है, एक लेंथ यहाँ था, एक यहाँ था आपका एम वन एल वन, सॉरी ये गड़बड़ हो गया आपका एम वन एल टू, क्योंकि यहाँ पे देखिए टू है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एल का भी स्क्वायर होगा टी का भी, तो एल का स्क्वायर हो गया, टी का माइनस टू हो गया। अब देखिए दोनों के डायमेंशन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के सेम है, तो इसलिए इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अगर ऐसा नहीं होता तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होती। तो ये एक तरीका हो गया आपका डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं इक्वेशन देखने का। दूसरा आपका एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, वो क्या कहता है कि आप कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है उसका डिपेंडेंस चेक कर सकते हो। Wait a second. Yeah. So physical quantities dependence can be checked on some parameters. कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कुछ पैरामीटर दे रखे हैं, उन पे कैसे डिपेंड करती है वो देख सकते हो आप, उसका एक्सप्रेशन देख सकते हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपका कि एग्जांपल देखिए क्या है कि आपका एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, इसका मास m है और ये ऑसिलेट कर रहा है सिर्फ अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि ये जो इसका टाइम पीरियड है,
कैसे डिपेंड करता है? टाइम पीरियड्स डिपेंडेंस ऑन मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये एल, और इसके मास पे और ग्रेविटी के ऊपर। वो कैसे डिपेंड करेगा टाइम पीरियड? अगर मुझे ये ऐसा पता करना है तो कि टाइम पीरियड किस तरीके से डिपेंड करता है वो देखना है, तो मैं कैसे देखूँगा? सिंपल तरीका है, आप क्या करेंगे कि आपने देखना है कि टाइम पीरियड कैसे डिपेंड करता है। तो टाइम पीरियड डिपेंड करता है, मान लेते हैं टाइम पीरियड इसके मास के ऊपर एक्स फैक्टर से डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर वाई फैक्टर से डिपेंड करता है, और ग्रेविटी पे जेड फैक्टर से डिपेंड करता है। ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और एक हम लगाते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रपोज, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल, ये कैसे आया देखिए, अगर इनिशियली देखते तो ये प्रोपोर्शनल है इनके ऐसे, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूँ तो मैं कांस्टेंट ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली किस फैक्टर से डिपेंड कर रहा है। तो मैं सिर्फ इस फैक्टर को मान लेता हूँ कि सम के फैक्टर है जिससे ये डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंड कर रहे हैं मतलब कि प्रोपोर्शनल है किसी तरीके से, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, और कितने पावर में प्रोपोर्शनल है वो मुझे नहीं पता है, वही मैंने फाइंड करना है। तो मैंने मान लिया कि के डायमेंशनलेस है, यहाँ पे इसका कोई डायमेंशन नहीं है, और मास, लेंथ और जो ग्रेविटी है इनके डायमेंशन तो हमें पता ही, और इनके ऊपर एक्स वाई जी के फैक्टर से डिपेंड करते हैं, ऐसा हमने माना है। अब यही देखते हैं कि ये किस तरीके से डिपेंडेंस दिखाते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, डायमेंशनल जो अभी देखा इक्वेशन, वो क्या कहता है कि दोनों तरफ के डायमेंशन सेम होंगे, यानी कि टी का जो डायमेंशन है और इधर के एम एक्स एल वाई जी जेड का डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। तो यानी कि टी का जो डायमेंशन है टाइम पीरियड का, उसको मैं लिख सकता M0 L0 T1, और इसका जो डायमेंशन है उसको मैं कैसे लिखता हूँ? देखिए के का कोई डायमेंशन नहीं है, उसको छोड़ सकते हैं। मास कितना हो गया? मास का डायमेंशन होता है मास का होगा M1, इसका हो गया x पावर। लेंथ है, लेंथ का क्या होगा? लेंथ का होगा L, तो ये हो गया L1, इसका हो गया y, और g की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कितना है? LT-1, यानी कि LT-2, एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो L1T-2, इसका हो गया g। तो इधर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो गया MX LY, ठीक है, LZ भी हो गया और T-2Z भी हो गया, तो यानी कि MX L कितना हो गया? देखिए y + z, और T हो गया -2Z, और यहाँ पे हो गया M0 L0 T1। अब मैं इसको, अब दोनों क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों सेम आएंगे, दोनों के डायमेंशन सेम है, इसीलिए इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी। तो यानी कि x इसका मतलब है 0 है, y + z क्या है? वो भी 0 है। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, ये इक्वेट कर रहा हूँ दोनों तरफ, y + z 0 हो गया, और -2z जो है वो कितना हो गया? 1। तो यहाँ से मुझे पता लगा z कितना है? -1/2। अगर z 1/2 है तो ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे तो y = देखिए y + z 0 था, तो y = -z हो जाएगा, तो यानी कि y कितना हो जाएगा? 1/2। तो यहाँ से z पता लग गया, y पता लग गया, और x पता ही है ऑलरेडी 0 है। तो ऊपर जो फॉर्मूला था उसमें रख दीजिए। ऊपर फॉर्मूला क्या था हमारा? ये MX LY GZ, यानी कि T = K, M कितना था? M का पावर था x, तो यानी कि x 0 है, ओके। L कितना है? L का पावर है y, तो L का पावर है 1/2, और G कितना था? Z,
-1/2। तो इसको मैं लिखूँगा तो ये हो जाएगा k m0 जिसका डायमेंशन 0 है, दैट मीन्स 1, पावर 0 मतलब 1, तो ये हो जाएगा L/g का होल पावर 1/2, यानी कि सिंपली लिख सकता हूँ k L/g का स्क्वायर रूट। तो यानी कि t जो है वो डिपेंड करता है L/g के स्क्वायर रूट के ऊपर, ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है टाइम पीरियड, ठीक है, ये मास के इंडिपेंडेंट है। अब k की वैल्यू कितनी होगी ये मैं सिर्फ यहाँ से नहीं पता कर सकता हूँ, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस से मैं इस कांस्टेंट को पता नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ये देख लिया कि टाइम पीरियड पेंडुलम का मास पे कैसे डिपेंड करता है। तो देखा मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ऊपर ऐसे डिपेंड कर रहे हैं L/g के स्क्वायर रूट के फैक्टर से। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिपेंड करती है गिवन पैरामीटर्स के ऊपर डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें सीख लिया, डायमेंशनल एनालिसिस भी देख लिया, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी, उनकी हेल्प से हम किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशन बता सकते हैं। मोस्टली मैकेनिक्स में हम लोग लेंथ, मास और टाइम को यूज करते हैं, बाकी हमको ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि उनके डायमेंशन 0 है मोस्टली, तो इसलिए हम सिर्फ MLT की एक्सप्रेशन में ही मेंशन करेंगे। तो हमने देखा कि किसी भी डायमेंशनल कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट में उसमें मास का कितना पावर है, लेंथ का और टाइम का कितना पावर है वो मेंशन करना है, और यहाँ से हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद डायमेंशनल इक्वेशन वो हो गया हमारा, क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है, आपका डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। और मैंने बताया कि कोई भी इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है उसको चेक करेंगे तो लेफ्ट राइट हैंड साइड के डायमेंशन मैच करने चाहिए, तभी वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान देना, डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो एक्चुअल में करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन पहले ही टेस्ट फेल करती है कि वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तब तो गारंटीड है कि इक्वेशन करेक्ट है ही नहीं, वो इक्वेशन ही रॉन्ग है। तो ये एक तरीका है, आप क्विकली चेक कर सकते हो इक्वेशन की करेक्टनेस को। दूसरा, सेम क्वांटिटी के जिनका डायमेंशन सेम है वही ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है, ओके। तीसरा, आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर कैसे डिपेंड करती हैं। डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम लोग देख सकते हैं उनकी डिपेंडेंस को। तो ये सब हमने इसमें सीखा है, ओके। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।